श्री श्री परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के नाम से भी जानते हैं। पाठ 1, मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिनका सुघड़ जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तरासा हुआ था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध जनों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र एवं बेबीलोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया है। मुझे याद आता है, मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियाँ मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थीं। तथापि ये स्मृतियाँ उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थीं। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियाँ मुझ में जागती थीं, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई। शिशु अवस्था की असहाय के अवमाननाओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है। चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विक्षुब्ध रहता था। अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थीं। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रम के बीच में धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया। यह थी शिशु मस्तिष्क के मन बहलाने की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल खिलौनों और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते हैं। इस मानसिक विक्षुब्धता और मेरा साथ न देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्लाकर आकुलता से रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है। सुखद स्मृतियाँ भी अनेक हैं। मेरी माँ का दुलार और तुतलाने तथा लड़खड़ा के चलने के मेरे आरंभिक प्रयास। इन आरंभिक सफलताओं को सामान्यतः जल्दी ही भुला दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निसंशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है तो मानव मूलतः अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। शैशवावस्था की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है, किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैशवावस्था की स्मृतियाँ सुनी हैं। मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 ईस्वी को हुआ था। वहीं मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहनें। मैं मुकुंदलाल घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था। मैं जब सन्यास की प्राचीन स्वामी परंपरा में शामिल हो गया तब मेरा नाम बदलकर योगानंद हो गया। इसके पहले मुकुंदलाल घोष था। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था।
मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदर युक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्रवेत्ता थे तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्रायः मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियाँ हमें सुनाती थी। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करती। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे बीएनआर में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा था। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार 15 दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। माँ को अपने पति की यह सौम्य उलाहना भी व्यथाजनक लगी। बच्चों को किसी प्रकार के मतभेद का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ, प्राचीन धमकी। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहाँ आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श दिया। निसंशय सदियों से चला आ रहा कोई उपाय। पिताजी के कुछ संदेहजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ, परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है। कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपये दीजिए। माँ की मुस्कुराहट में मनाने की अपनी एक शक्ति थी। 10 किस लिए, 1 रुपया काफ़ी है। पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया। जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक 1 रुपये की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपये के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। माँ के हृदय से तत्काल तर्क उभरा। क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इन 10 रुपयों को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिसकी उसे तीव्र आवश्यकता है? तुम जीती। पराभूत पति की सनातन भावभंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपये का नोट। उस महिला को यह मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से माँ की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचिता के प्रति पिताजी का रवैया उनकी स्वभावगत सतर्कता का एक उदाहरण था। तत्क्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है।
मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं अपने अनेकानेक अनुरोध के पक्ष में एक दो अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते, चाहे वह इच्छा छुट्टियों में भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरणार्थ वे कभी थिएटर नहीं गए, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवद गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखोपभोगों का त्याग कर दिया था, यहाँ तक कि वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वह बिल्कुल ही प्रयोग न करने योग्य हो जाए। मोटर कारें साधारण चलन में आ जाने के बाद उनके बेटों ने कारें खरीद ली, परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्ति होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका 1,24,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया। मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देना भी भूल गए, परंतु बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था। भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो? पिताजी ने कहा, समभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह न तो किसी लाभ से उल्लासित होता है, न ही किसी हानि से दुखी। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। तो ये रहा योगानंद जी का पाठ 1 का मेरे माता पिता एवं मेरे बचपन का आधा पाठ। अब इसके आगे का हम लोग इसको दूसरे पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।